क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? लगता है हर साल होने वाले इस चैरिटी इवेंट में अब किसी भी ऐरे गैरे को तुम और तुम्हारी टीम इनवाइट करने लगी है। निखिल ने बिना कुछ सोचे शेखर की इंसल्ट करते हुए रूखेपन से कहा। आज सोनाली यहाँ अपने साथ अपने दोनों पेरेंट्स को लेकर आई है और मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे इन तीनों में से कोई भी पसंद नहीं। निखिल के रूखेपन से हैरान शेखर के माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। क्या उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की? निखिल ने फिर से वीरेंद्र को घूरा, जो अपनी कलाई में हो रहे दर्द के कारण तड़पते हुए बड़ा ही बदसूरत लग रहा था। इस बात का फायदा उठाकर कि निखिल फोन पर किसी से बात कर रहा है, उसने बड़े ही भयानक ढंग से कृतिका को घूर कर देखा। उसकी ये बेटी यहाँ उसे मुश्किल में डालने के लिए आई थी। वो दोनों ही उसकी बेटी थी, लेकिन ऐसा क्यों था कि कृतिका सोनाली से एकदम अलग थी। सोनाली उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। कुछ भी करने से पहले वो हमेशा उसके इमेज के बारे में सोचती थी। दूसरी तरफ कृतिका सोनाली से एकदम उलट। ना वो उससे प्यार करती थी, ना ही उसकी इमेज की उसे कोई परवाह थी। सिर्फ इस नालायक लड़की के कारण ही उसने अनजाने में निखिल ओबरॉय को नाराज कर दिया था। वीरेंद्र पूरी तरह से कंफ्यूज था। अगर निखिल कृतिका को पसंद नहीं करता है तो क्यों वो हर बार उसकी हेल्प के लिए कहीं ना कहीं से आ जाता था। जरूर ओबरॉय कॉर्पोरेशन में काम करते हुए कृतिका ने उसे उसके और सोनाली के खिलाफ भड़का दिया होगा। अपने जन्म के वक्त से ही वो उसके लिए अपशकुनी रही थी। उस वक्त उसका बिजनेस काफी बुरी दौर से गुजर रहा था और तब अनुराधा से उसका तलाक भी नहीं हुआ था। वो सोनाली थी जिसके जन्म के बाद उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और धीरे धीरे वो एक बड़े मुकाम को हासिल कर पाया। वीरेंद्र को यही महसूस हुआ कि सोनाली उसके लिए पारस के पत्थर की तरह थी, जिसके आते ही उसकी जिंदगी सोना बन गई, और कृतिका उसकी बदकिस्मती जिसने उसे गरीबी के अंधेरों में धकेल दिया था। इसके अलावा सौमिता हमेशा उससे यही कहा करती थी कि सोनाली के जन्म के बाद ही उसके बिजनेस ने तरक्की की है, और ये बात लगातार उसके मुंह से सुनते सुनते आखिर में उसे भी यही लगने लगा था कि सोनाली उसके लिए लकी है। आज रात ये देखकर कि कैसे कृतिका के कारण निखिल उसके लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, वीरेंद्र को सौमिता की कही हर एक बात याद आने लगी। अचानक से उसे लगा कि कृतिका सच में हमेशा के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आती है। तुम जानते हो ना कि ये एक सेलिब्रिटी गैदरिंग से कहीं बढ़कर एक चैरिटी इवेंट है, जहां सिर्फ वैसे लोगों को बुलाया जाता है जिनके मोरल्स अच्छे होते हैं। इन तीन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्रूर और निर्दयी है, निखिल ने गुस्से में कहा। शेखर एकदम से हैरान रह गया। क्या बस ये एक कारण काफी था उन लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे मोरल्स अच्छे नहीं हैं? वीरेंद्र ने गुस्से से कृतिका की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए निखिल से कहा। वो कृतिका है जिसमें इन चीजों की कमी है। न जाने किस किस को सेड्यूस किया है इसने। इसी कारण इसके बचपन के प्यार ने भी इसे छोड़ दिया। वीरेंद्र ने जितना घटिया इल्जाम कृतिका पर लगाया था, उसके बाद निखिल का गुस्से में बेकाबू होना तय था। गुर्राते हुए उसने पूरी ताकत से अपना मुक्का चलाया, जो सीधे वीरेंद्र की दाईं आंख के बगल में जाकर लगा। वो मुक्का इतना जोरदार था कि उसे लगते ही वीरेंद्र धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वो मुक्का इतनी बेदर्दी से चलाया गया था कि जब वीरेंद्र के सिर का बायां हिस्सा जमीन से टकराया, तब उसके दोनों पैर हवा में थे। उस एक मुक्के से ही उसे चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि उसके चेहरे की हड्डियों में भी दर्द होने लगा। मुक्के के असर से उसके मुंह के अंदर खून बहना शुरू हो चुका था, जो उसके गले से नीचे जाने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, खून उसके मुंह से किसी फव्वारे की तरह बाहर आ गया। तुमने मुझे क्यों मारा? वीरेंद्र ने गुस्से और दर्द से चीखते हुए कहा। क्या गलत कहा मैंने? मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि कृतिका से दूर रहो। वो तुम्हारी जिंदगी में बदकिस्मती के सिवा कुछ नहीं लाएगी। अपनी बकवास बंद करो। ये कहते हुए निखिल ने गुस्से से आगे बढ़कर
पूरी ताकत से वीरेंद्र के पेट पर एक लात मारी, जिससे वो औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। चाहे वो निखिल से जो भी कह ले, निखिल उसकी बातों में नहीं आने वाला था। अपनी बेबसी और झल्लाहट में वो बस कृतिका को ही डांट सकता था। क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा है? उसकी गिड़गिड़ाहट सुन कृतिका पहले तो उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी, फिर उसने अपनी नजरें ऊपर कर अनजान बनते हुए सीलिंग को देखना शुरू कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका निर्दयी पिता कभी उसके सामने गिड़गिड़ाएगा। बेहया लड़की, वीरेंद्र गुस्से से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट को फोन की दूसरी तरफ शेखर भी सुन सकता था। निखिल, ये किस बदतमीज के चिल्लाने की आवाज है? हो क्या रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगे? निखिल ने रूखेपन से शेखर को डांटते हुए कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम सोनाली और उसके स्कैंडल के बारे में अच्छे से जानते हो, इसलिए उसे और उसकी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालो अभी इसी वक्त। और हाँ, आगे से ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी इवेंट में बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? सोनाली निखिल के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। अगर कोई सुपरस्टार भी उसकी जगह होता तो वो भी निखिल के रुतबे के आगे झुक जाता। रही बात सोनाली की, तो उसका स्टेटस तो अभी किसी सुपरस्टार के आसपास भी नहीं पहुंचा था। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को अभी वॉशरूम एरिया के पास भेजो। वीरेंद्र यही है और जिस तरह का ड्रामा वो कर रहा है, उसके हिसाब से वो बिना जोर जबरदस्ती के यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। निखिल ने फर्श पर गिरे वीरेंद्र को गुस्से से देखते हुए फोन पर कहा। वीरेंद्र एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो इतने गुस्से में था कि उसका पूरा बदन कांपने लगा। क्या अधिकार है तुम्हारे पास हमें यहाँ से बाहर निकालने का? क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्योंकि तुम ओबरॉय कॉरपोरेशन के मालिक हो तो तुम जो चाहोगे वो करने लगोगे। एक काम करो, यही बात तुम मीडिया में कहना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वेट करूंगा और देखूंगा कि किस मीडिया कंपनी में इतनी हिम्मत है कि वो ये न्यूज पब्लिश करे। निखिल ने वीरेंद्र की आंखों में झांककर उसके मन में चल रही प्लानिंग को एक पल में समझ लिया था। और हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी प्यारी बेटी सोनाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो जाए, तो तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। वीरेंद्र का चेहरा पल भर में लाल हो गया। तुरंत ही उसके मुंह से आवाज आनी बंद हो गई और वो किसी डरे हुए चूहे की तरह शांत हो गया। कृतिका नफरत से हंस पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि सोनाली के लिए वीरेंद्र अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त कर सकता है। सोनाली के लिए वो बिना कुछ कहे खुद के साथ गलत होते देख रहा था। कुछ पल बाद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रिसेप्शन एरिया से भागते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने तुरंत घसीटकर वीरेंद्र को वेन्यू से बाहर कर दिया। मेरे पास यहाँ आने का इनविटेशन है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वीरेंद्र ने उन गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन वो चिल्लाने के अलावा और कर भी क्या सकता था? ना तो वो निखिल ओबेरॉय को ऑफेंड कर सकता था और ना ही शेखर को। ठीक उसी पल 2 सिक्योरिटी गार्ड्स सोनाली के टेबल के पास भी गए। तुम्हारे पापा अब तक आए क्यों नहीं? सौमिता ने चारों ओर वीरेंद्र को देखने की कोशिश करते हुए कहा। जरूर कृतिका उनकी बात सीधे तरीके से मान नहीं रही होगी, क्योंकि वहां उसके टेबल के पास और भी कई सेलिब्रिटी बैठे हुए थे, इसलिए सोनाली ने भी ये बहुत धीमी आवाज में कहा। न जाने उसने कैसे हथकंडे अपनाए होंगे यहाँ आने के लिए। इस खास इवेंट में आना उसके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा। वो इतनी आसानी से डैड की बात मानकर तो यहाँ से जाने से रही। मिसेस राठौर, मिस राठौर। ठीक उसी समय समायरा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उन दोनों के पास पहुंची। समायरा मैम। सोनाली उन्हें देखते ही सरप्राइज होकर उनके सम्मान में उठ खड़ी हुई। क्योंकि रेड कार्पेट पर समायरा ने उसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था, इसलिए सोनाली को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि समायरा खुद उसके टेबल के पास उसका वेलकम करने के लिए आएगी। सोनाली गर्व से खुद को अकड़ कर खड़ी होने से रोक नहीं पाई। कुछ वक्त पहले तक उसे Z लिस्ट एक्टर्स के साथ बैठने की जिल्लत झेलनी पड़ रही थी,
लेकिन समायरा का उसके पास आना उसे एहसास दिला रहा था कि इंडस्ट्री में अभी भी उसकी साख कम नहीं हुई है। समायरा पहले तो मुस्कुराई, फिर उसने बड़े ही सम्मान के साथ इतनी धीमी आवाज में उससे बात की कि किसी को भी ये पता नहीं चला कि वहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। आप दोनों प्लीज मेरे साथ 1 मिनट के लिए बाहर आएं। हालांकि उनके पीछे पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी समायरा की पोलाइटनेस के कारण सोनाली को किसी बात पर शक नहीं हुआ और वो सौम्यता के साथ शांति से समायरा के पीछे पीछे वेन्यू से बाहर आ गई। मिस सोनाली, मैं माफी चाहती हूँ, पर इस बार ऑर्गेनाइजर्स से कुछ गलती हो गई है। आपको एक्चुअली में यहाँ इनवाइट नहीं किया गया है। मैंने आपके वापस लौटने का इंतजाम कर दिया है। प्लीज जैसा कहा गया है वैसा करें। अचानक से समायरा की टोन बदल गई। अब वो उतनी पोलाइट नहीं थी जितना वेन्यू के अंदर। वैसे भी फैशन सर्कल के अंदर वो खासी पॉपुलर थी, यहाँ तक कि ए-लिस्ट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी उनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ती थी। इसलिए उनकी इस हरकत से अगर सोनाली उनसे नफरत भी करने लगती तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके अलावा इस बार ऐसा कुछ करने का डायरेक्ट ऑर्डर उन्हें अपने सुपीरियर शेखर से मिला था। सोनाली और उसकी फैमिली को इवेंट से बाहर निकालने का ऑर्डर देते वक्त शेखर समायरा से काफी गुस्से में बात कर रहा था। ऐसे उसका गुस्सा जायज भी था। फंक्शन में आने वाले गेस्ट की लिस्ट समायरा ने ही तैयार की थी, तो उससे इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई जो उसने एक बड़े स्कैंडल में फंसी एक्ट्रेस को वहां इनवाइट किया, जबकि उसे साफ पता था कि ये एक चैरिटी इवेंट है जहां अच्छे मोराल्स वाले सेलिब्रिटीज को ही इनवाइट किया जाता है। शेखर से डांट खाना समायरा को उदास कर गया और उसने इसके लिए दिल ही दिल में सोनाली को ब्लेम किया। एक्चुअली शुरुआती गेस्ट लिस्ट में सच में सोनाली का नाम नहीं था, लेकिन हर साल कुछ न कुछ सेलिब्रिटीज किसी न किसी तरीके से इवेंट में आने के इनविटेशन को पाने के लिए अपने कनेक्शंस को यूज कर गेस्ट लिस्ट तैयार करने वाले बंदे से कांटेक्ट कर लेते थे और इस तरह से उन्हें इनविटेशन मिल जाता था। हर साल 2 से 3 इनविटेशन लिस्ट ऑर्गेनाइजर्स की टीम में से कोई न कोई लीक कर देता था, जो कि एक नॉर्मल बात थी। इससे लोगों के बीच इवेंट को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जाती थी। इस साल जब समायरा की सबऑर्डिनेट ने उससे सोनाली को इवेंट में इनवाइट करने को लेकर सवाल किया कि उसे बुलाना चाहिए या नहीं, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। उसे लगा कि स्कैंडल के कारण नेगेटिव रूप से ही सही, लेकिन सोनाली लाइमलाइट में आ गई है, जो कि इवेंट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में हेल्प ही करेगी। लेकिन किसे पता था कि इस एक बात के कारण शेखर उस पर गुस्सा करेगा, उसे डांटेगा, इसलिए कि उसने चीजें अच्छे ढंग से हैंडल नहीं की। इसलिए इससे पहले कि सोनाली उससे नफरत करने लगती, उसने सोनाली से नफरत करना शुरू कर दिया। अगर सोनाली को पता है कि वो अच्छे खासे स्कैंडल में उलझी हुई है, तो उसे क्या जरूरत थी अपने लिए खुद और मुसीबत पैदा करने की? क्या उसे इन बातों का अंदाजा नहीं? इससे पहले कि सोनाली कुछ रिएक्ट करती, उसकी माँ सौम्यता भड़क उठी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम इसे बस एक गलती कहकर निकाल देना चाहती हो? इनविटेशन कार्ड में सोना का नाम मेंशन था, यहाँ तक कि हमारे बैठने की जगह पर भी सोना के नाम के नेम प्लेट्स लगाए गए हैं। इसे गलती कैसे कहा जा सकता है? माँ, सोनाली ने चिंता में सौम्यता का हाथ थाम लिया। माँ, और कुछ मत कहिए प्लीज। वो समायरा जैसी बड़ी एडिटर को नाराज नहीं कर सकती थी, लेकिन इतनी बड़ी इंसल्ट को वो बर्दाश्त कैसे कर लेती? समायरा मैम, मैंने हमेशा आपकी बहुत रिस्पेक्ट की है, लेकिन आज आपने एक तरह से पहले थप्पड़ मारकर मुझे जमीन पर गिराया और फिर मेरे सर पे अपना पैर रख दिया। इसे बस ऑर्गेनाइजर्स की गलती कहकर सुधारा नहीं जा सकता। इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलेट होने के कारण सोनाली की आंखों में आंसू छलक आए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सच बताएं, क्या कारण है जो आप मुझे यहाँ से जाने को कह रही हैं? अगर लोगों को पता चला कि इवेंट में बुलाए जाने के बाद सोनाली को वहां से
बाहर निकाल दिया गया है, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका आगे बढ़ पाना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता। फ्यूचर में कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। एक बात तो तय थी, समायरा सोनाली को ये नहीं बता सकती थी कि ऐसा करने के लिए उसे शेखर से डायरेक्ट ऑर्डर मिले थे। ये सच में बस एक गलती थी, सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम परेशान मत हो। हम किसी बाहर वाले को ये कभी नहीं बताएंगे, ना ही मीडिया में इस बात को फैलने देंगे। हम यहाँ से जाने वाले नहीं, सौमिता ने चीखते हुए कहा। उसे सिचुएशन की सीरियसनेस का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो बस एक अमीर हाउसवाइफ थी जिसे एंटरटेनमेंट सर्कल के काम करने के तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चूंकि सोनाली के करियर को पूरी तरह से वीरेंद्र मैनेज करता आया था, इसलिए सौमिता को एंटरटेनमेंट सर्कल में समायरा की पोजीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा कि समायरा किसी मैगजीन की बस एक छोटी मोटी एडिटर है जिसकी इंडस्ट्री में कोई खास वैल्यू नहीं। तुम्हारे पास क्या अधिकार है जो तुम हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? तुम बस हमें एक गलती का बहाना बनाकर यहाँ से भगा देना चाहती हो। ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें हमें एक्सप्लेन करना ही होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सौमिता ने अपना घमंड दिखाते हुए जोर से कहा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हमारी फैमिली इसे ऐसे ही नहीं भूल जाएगी। माँ बस भी करो। सोनाली ने दिखावा किया जैसे वो सच में अपनी माँ को चुप रखने की कोशिश कर रही थी। भले ही वो समायरा को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इतनी बड़ी जिल्लत कैसे बर्दाश्त कर लेती। इसलिए उसने सौमिता को आंखों ही आंखों में समायरा को डांटने को कहा और खुद उसे चुप रखने का ड्रामा भी करने लगी ताकि उसकी इमेज समायरा के सामने अच्छी बनी रहे। इससे सोनाली को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। समायरा बेरुखी से हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसने कहा, मिसेस राठौर, आपने सच में एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया है। सोनाली का ड्रामा समायरा के एक्सपीरियंस के सामने छिप नहीं पाया था, लेकिन इस बात से अनजान सौमिता ने सोनाली के हाथ को झटक कर उसे डांटते हुए कहा, तुम अपने लिए क्यों नहीं लड़ती हो मेरी बच्ची? तुम्हारे भोलेपन के कारण हर कोई तुम्हें परेशान करता है। पहले उस बच्चन कृतिका ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी और अब ये थर्ड क्लास एडिटर जिसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं तुम्हें सता रही है। बस बहुत हुआ। ये जोरदार आवाज वीरेंद्र की थी। उसे पहले ही पिछले दरवाजे से वेन्यू प्लेस से बाहर निकाल दिया गया था। अभी वो वापस ही जाने वाला था जब उसे वेन्यू से बाहर आती हुई सौमिता और सोनाली दिखाई पड़ी और उसने सौमिता को ऊंची आवाज में टींग मारते हुए भी सुन लिया था। हमेशा से सौमिता उसके सामने बहुत शांत रहा करती थी। उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, जिसके कारण वीरेंद्र को इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है। वो तेज कदमों से उसके पास आया और उसकी बांह को कस के पकड़ते हुए बोला, ये क्या अनाप शनाप बक रही थी तुम? वो मैं। सोनाली ने भी तुरंत सौमिता को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। माँ, और कुछ मत बोलो प्लीज। वीरेंद्र ने समायरा को बेरुखी से देखा, फिर उसने अपने परिवार से कहा, चलो यहाँ से। सौमिता और भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि अचानक से उसे सोनाली ने खींच लिया, जिसके कारण बेमन से उसे उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। डैड, ये सब क्या हो रहा है? आप तो कृतिका को ढूंढने गए थे ना, फिर आप बाहर आकर क्या कर रहे थे? सोनाली ने हैरानी में सवाल किया। बताता हूँ, पहले कार में चलकर बैठो। उस वक्त वीरेंद्र बहुत गुस्से में था, इसलिए वहां लोगों के बीच में कुछ भी कहना उसे ठीक नहीं लगा। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही वो वेन्यू के मेन एंट्रेंस से बाहर आएंगे, रिपोर्टर्स की भीड़ उन्हें घेर लेगी। उन्होंने तुरंत सोनाली से सवाल पूछने शुरू कर दिए। सोनाली, चैरिटी फंक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, फिर आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? मुझे अंदर से खबर मिली है कि आपको एक्चुअली में इनवाइट ही नहीं किया गया था। क्या ये बात सच है? सोनाली, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तुम लोग कर क्या रहे हो? दूर हटो मेरी बेटी से। गेट लॉस्ट। सौमिता ने सोनाली के सामने आते हुए रिपोर्टर से ऊंची आवाज में कहा। वो अपनी बेटी को कैमरे के सामने आने से बचाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन वह रिपोर्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन सभी के कैमरों से उसे बचा पाना उसके लिए नामुमकिन था। उनकी भीड़ थोड़ी बेकाबू भी थी। सभी को अच्छे इमेज चाहिए थे, इसलिए नजदीक से पिक्चर लेने के चक्कर में कुछ रिपोर्टर्स के कैमरा सोनाली के माथे और चेहरे से आ टकराए। आह! चोट के दर्द से सोनाली चीख पड़ी। दूर हटो! मैंने कहा ना, दूर हटो। सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहाँ है? दूर हटाओ इन्हें मुझसे। सोनाली भी परेशान हो चुकी थी, इसलिए अपनी इमेज की परवाह किए बगैर वो रिपोर्टर्स पर चिल्लाने लगी। इन रिपोर्टर्स को इस मैटर के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चला? समायरा मैम, सोनाली और उनके पेरेंट्स बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ से घिरे हुए हैं। उनके साथ धक्का मुक्की भी हो रही है। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? समायरा के अंडर काम करने वाले एक जूनियर असिस्टेंट ने उनसे पूछा। नहीं, समायरा का चेहरा कठोर था। उन्हें हमारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर पहले सामिदा ने उससे जरूरत से ज्यादा बदसलूकी की थी। क्या कहा था उसने? वो बस एक थर्ड क्लास एडिटर है जिसके राठौर फैमिली के सामने कोई औकात नहीं। अगर उनकी फैमिली इतनी ही बड़ी और पावरफुल है तो उन्हें उनकी हेल्प की भी कोई जरूरत नहीं। समायरा पलटकर शेखर के पास उस पूरे इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए चली गई। जैसे ही शेखर को समायरा की रिपोर्ट मिली, उसने तुरंत निखिल को कॉल लगाया। निखिल, मैंने अभी अभी उन्हें फंक्शन से बाहर निकलवा दिया। तुम कहाँ हो? अच्छी बात है, अब फोन रखो। निखिल ने इसके आगे कुछ और बोलना जरूरी नहीं समझा, फिर उसने फोन कट कर दिया। शेखर हैरानी में बस अपने फोन को देखता रहा। कमीना कहीं का, बस अपना काम निकलवाने भर की बातें करनी होती है इसे मुझसे। काम खत्म, फिर अगला जाए जहन्नुम में। जब शेखर ये कह रहा था तभी उसके मोबाइल में निखिल का मैसेज आया। गाली देना बंद कर, आके इतना मारूंगा ना कि दोबारा किसी को गाली देने के लायक नहीं रहेगा। मैसेज पढ़ते ही एक पल को शेखर की धड़कन रुक गई। डर सी शायद, उसे हार्ट अटैक आने वाला था। मैं क्या कह रहा था, इसे कैसे पता चला? ये लो, पहले पानी पियो। समायरा ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। पानी पीते ही उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे पता है वो कहाँ है, मैं खुद उससे मिलकर आता हूँ। थोड़ी देर पहले निखिल ने उससे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को वॉशरूम एरिया के पास भेजने को कहा था, यानी वो खुद भी वहीं होगा। शेखर अपनी चेयर से उठकर सीधे वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। इधर निखिल ने कृतिका की कलाई पकड़कर उसके हाथ को करीब से देखा। वीरेंद्र की बेदर्द पकड़ के कारण कृतिका की बाह पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे। साथ ही जिस जगह उसने कृतिका की बाह को पकड़ा था वहां सूजन भी आ गई थी। उसने बहुत धीमी आवाज में लेकिन गुस्से से कांपते हुए कहा, मुझे उसे और जोर से मारना चाहिए था। निखिल, परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उनकी पकड़ के कारण ये लाल दिख रहा है, लेकिन दर्द नाम मात्र भी नहीं है। कृतिका ने निखिल का ध्यान अपनी बाह पर से हटाकर अपने चेहरे की ओर लाते हुए कहा। निखिल ने अपने होठ सिकोड़ लिए। वो सेटिस्फाइड नहीं था। फंक्शन में लौटने पर तो मेरे साथ बैठना। निखिल ने कहा। एक तरह से ये सही भी था। अगर वो उसके साथ बैठती तो कोई भी ऐरा गहरा उसे नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचता। बैठने की जगह तो पहले से ही अरेंज की जा चुकी है, फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ सकती हूँ? कृतिका खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। जो लोग तुम्हारे साथ बैठे हैं वो सब तुम्हारे स्टेटस को मैच करते हैं। अगर उन्होंने मेरे साथ कोई गलत हरकत की तो तुम उन्हें कैसे पार्टी से बाहर निकालोगे? इसके अलावा सूरज के साथ मेरा होना जरूरी है। आखिर यही तो मेरी जॉब है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें परेशान करे। ये कहते हुए निखिल ने नाराजगी के साथ कृतिका की कलाई पकड़ी, जहां कृतिका के हाथ पर वीरेंद्र की पकड़ के कारण निशान बनाए थे और जिस पर सूजन आ गई थी, वहां निखिल ने ध्यान से किस करना शुरू कर दिया। उसका हर एक किस बहुत ही पैशनेट हुआ करता था, लेकिन उस वक्त वो काफी ध्यान से और डेलिकेटली कृतिका की बाह को किस कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई रुई के छोटे से हिस्से को बड़े ही प्यार से और सावधानी से बदन के चोट लगे हिस्से पर रब करता हो।
कृतिका की आंखें बंद हो चुकी थी और उसका दूसरा हाथ निखिल के बालों के साथ खेल रहा था। हे भोलेनाथ! शेखर अभी जस्ट वहां पहुंचा था और वहां पहुंचते ही उस प्यारे लम्हे में उन दोनों को एक साथ देखकर वो हैरान रह गया। निखिल, तू भी सिंगल से कुंवारा हो गया? मतलब मेरा मतलब प्यार में बेचारा हो गया। उसकी उटपटांग बातें सुन निखिल से कुछ कहा नहीं गया। ये लंपट यहाँ क्या कर रहा है? और जब वो आया तो उसने उस प्यारे लम्हे को समझने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देखा। तो फिर कबाब में हड्डी बनने की उसे क्या जरूरत थी? उन्हें डिस्टर्ब करने की जगह उसे चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए था। निखिल ने गुस्से से उसे मुक्का दिखाते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? शेखर को ऐसा लगा जैसे निखिल दूर से ही उसका गला दबा रहा था। अपना काम निकलवाने के बाद उसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। मैं बस ये देखने आया था कि तुम्हारा टेम्पर अचानक से इतना हाई क्यों हो गया। अब जो मैंने देखा है उसके बाद कारण भी समझ में आ गया है मुझे। जरूर किसी ने भाभी श्री को परेशान किया होगा। अपनी बात कहते हुए शेखर उन दोनों के करीब आया। हेलो भाभी, मेरा नाम शेखर है। कृतिका उसे भाभी बुलाए जाने पर एम्बैरेस फील कर रही थी। हाय, आई एम कृतिका। जब उसने देखा कि कृतिका भी निखिल से अपने रिलेशन को एडमिट कर रही है, उसकी पलकें झपक उठी और उसने आंख मारते हुए निखिल से कहा, भाई तू सच में प्यार कर बैठा? ये कब हुआ और तूने हमें क्यों नहीं बताया? तुझे किसने कहा यहाँ आकर मेरे नाक में दम करने को? निखिल ने गुर्राते हुए शेखर से कहा, लेकिन शेखर ने तो अभी उसके नाक में दम करने की बस शुरुआत ही की थी। लंपट महोदय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो निखिल और कृतिका के बेशकीमती पल को बर्बाद कर रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप ओपन कर कृतिका की ओर बढ़ाते हुए बोला, भाभी मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर में ऐड कर लो। कृतिका से कुछ बोलते नहीं बना। उसने शेखर के बारे में सुन रखा था। मीडिया के लिए वो एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन असल जिंदगी में वो ऐसा होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसने निखिल की ओर देखा, जिसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ऐड कर लो, लेकिन इसे और इसके मैसेज को इग्नोर करते रहना। नई नई लड़कियों को फंसाने में लगा रहता है ये नालायक। शेखर ने निखिल की बात सुनते ही उसकी नकल उतारते हुए कहा, उसी की आवाज में, अच्छे से देखो मुझे शेखर, मैं निखिल ओबेरॉय हूँ, वो निखिल ओबेरॉय जिसकी एक गर्लफ्रेंड है। फिर शेखर ने अपनी छाती को जंगल के टार्जन की तरह दोनों हथेलियों से बजाते हुए कहा, हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। निखिल एकदम से चिढ़ गया। वहीं कृतिका बड़ी मुश्किल से शेखर की एक्टिंग को देख अपनी हंसी रोक पाई। फिर उसने उसे अपने व्हाट्सएप नंबर पर ऐड कर लिया। हम सभी दोस्तों का एक ग्रुप है, मैं तुम्हें उसमें ऐड कर लेता हूँ। निखिल ने कृतिका से कहा, हम लोग एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। बचपन की हमारी दोस्ती आज तक बनी हुई है। ज्यादातर सभी की शादी हो चुकी है, लेकिन उनकी बीवियां भी इस ग्रुप में एडेड हैं। आगे शेखर ने कहा, मुझे याद नहीं कि ये ग्रुप किसने स्टार्ट किया था, लेकिन शुरुआत में ये बस हम सिंगल लोगों के लिए ही था। फिर किसी एक की शादी हुई, फिर दूसरे की, और फिर तीसरे की, और फिर सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे सबकी बीवियां ग्रुप में ऐड होती गई और रियल लाइफ के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो जब हमारी निगरानी करने लगे। दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि ये भाई जैसे दोस्तों का ग्रुप है, जो कि अपने आप में एक परिवार है। उस ग्रुप में ऐड किया जाना मतलब उन सभी ने आपको भी अपने परिवार का एक सदस्य मान लिया है। कृतिका ने दिल ही दिल में सोचा, उन्होंने अभी बस एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है और उसे उनके इतने क्लोज ग्रुप में ऐड कर लिया गया। इन फ्यूचर अगर उनका ब्रेकअप हुआ, वे कितना ऑकवर्ड होगा कि वो तब भी इस ग्रुप में एक मेंबर रहेगी। जब वो ये सब सोच रही थी, ठीक उसी वक्त उसका फोन ढेर सारे आने वाले नोटिफिकेशन के कारण तेजी से वाइब्रेट होने लगा। हमारे ग्रुप में एक नए मेंबर को ऐड किया गया है। मैं जानता हूँ कि वो कौन है, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। मैसेज टाइप करने के बाद एंड में शेखर ने एक स्मोक करने वाला इमोजी उसमें ऐड कर ग्रुप में सेंड कर दिया। कौन? पता भाई, कौन है नया मेंबर?
अरे भाई बता ना, अब प्लीज बुलवाएगा क्या, बोलना भाई कौन। लगातार ग्रुप में कुछ मेंबर्स के आते उन सवालों को अपने फोन के स्क्रीन पर देख डर से कृतिका को थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा। वो रिप्लाई करने में घबरा रही थी। ठीक उसी पल उसे स्क्रीन पर निखिल का मैसेज दिखाई दिया। मेरी गर्लफ्रेंड। क्या आप बात कर रहे हो? क्या सच में? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे कोई कैसे पसंद आ गई? तू झूठ बोल रहा है ना? हाँ झूठ ही होगा, ये ब्रह्मचारी हमें उल्लू बना रहा है बस। ग्रुप के सभी लोग एक्साइटमेंट में सवाल पे सवाल करते जा रहे थे। साथ ही उन्हें यह विश्वास भी नहीं हो रहा था कि सच में निखिल अब सिंगल नहीं रहा। शेखर ने तुरंत फिर से एक मैसेज टाइप किया। अरे बाबा ये सच है, भाभी मेरे सामने है, वो यहाँ चैरिटी इवेंट अटेंड करने आई है। देखो मैंने तो तुम सबको इनविटेशन कार्ड भी भेजा था, लेकिन तुम लोग आए ही नहीं। आए होते तो मेरी तरह भाभी से मिल पाते। सभी ने एक साथ सेम मैसेज टाइप किया। हम अभी निकलते हैं। कोई जरूरत नहीं, सारी सीट्स गेस्ट को दी जा चुकी है। शेखर ने तुरंत टाइप कर वो मैसेज सेंड किया। जब कृतिका ने उन मैसेजेस को पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि अब वो और देर तक चुप नहीं रह सकती है। उसे कुछ तो कहकर अपनी प्रेजेंस ग्रुप में दर्ज करवानी होगी, ताकि उन्हें विश्वास हो कि वो सच में उनके ग्रुप में ऐड की गई है। अगर वो अब भी चुप रही तो ये निखिल के लिए काफी एम्बैरेसिंग होगा। हेलो एवरीवन। फाइनली किसी तरह कृतिका ने बस 2 वर्ड्स लिखने के बाद उसमें एक स्माइल करते हुए इमोजी की इमेज लगाकर ग्रुप में सेंड कर दिया। हे भोलेनाथ, निखिल क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तूने इसे पैसे तो नहीं दिए हमें उल्लू बनाने के लिए? हाँ ऐसा ही होगा। जल्दी बोल, तूने कितने पैसे देकर इसे हायर किया है? उनकी शॉक्ड रिप्लाई को देखकर कृतिका सोच में पड़ गई। उन सबके दिल में निखिल ने कैसी इमेज बनाई है? ऐसा क्यों कहा किसी ने कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसने कितने पैसे खर्च किए? कृतिका ने ग्रुप में कोई मैसेज ना करके डायरेक्ट निखिल से सवाल किया। तुम्हारी दोस्तों की नजरों में तुम्हारा किसी को गर्लफ्रेंड बनाना इतना मुश्किल क्यों है? हैरान से निखिल ने अपने दांत अपनी होठों में दबा लिए। फिर उसने कहा, मैं सिंगल रहना पसंद करता हूँ। किसी भी लड़की के साथ डेट पर चले जाना मुझे जरा भी पसंद नहीं। क्या हमें वापस इवेंट में नहीं जाना चाहिए? कृतिका ने दोनों को याद दिलाया कि फंक्शन से बाहर आए हुए उन्हें काफी देर हो चुकी है। वास्तव में शेखर निखिल से पूछने आया था कि सोनाली और उसकी फैमिली ने उसके साथ कैसा मिसबिहेव किया जो वो इतना गुस्सा हो गया था। लेकिन अब जब उसने कृतिका को उसके साथ देखा तो उसे समझ में आ गया कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। वे सभी साथ में वेन्यू वापस लौट आए। ये सब उस बदचलन लड़की के कारण हुआ है। हमसे जुड़े किसी भी चीज में उसका इन्वॉल्व होना हमारे लिए बुरा है। कार के अंदर वीरेंद्र ने सौमिता और सोनाली को जो कुछ भी वॉशरूम के पास हुआ था वो सब कुछ बता दिया। सौमिता ने तुरंत कृतिका की बुराई करनी शुरू कर दी। वो हमारे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रही है? तुम उसके पिता हो, वो तुम्हारी हेल्प ना करे, ये उसका अपना डिसीजन है। लेकिन अब तो वो हमें नुकसान पहुंचाने लगी है। किस तरह का इंसान अपनी ही फैमिली को नुकसान पहुंचाता है? अब तो लगता है कि वो हमें अपना परिवार भी नहीं मानती। काफी लंबे वक्त से उस बेहया लड़की ने मुझे अपने पिता की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया है, वीरेंद्र ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन इस वक्त मेरे मन में बस एक बात चल रही है, वो ये कि उसका और निखिल का रिलेशन क्या है? कैसा रिलेशन? क्या उनके बीच कोई रिलेशन भी हो सकता है? सौमिता हमेशा से कृतिका को घटिया और नीच समझती आई थी। वो पहले से ही सूरज आहूजा को सिड्यूस कर रही है, फिर निखिल उसे कैसे पसंद कर सकता है? जहां तक मैं समझती हूँ, निखिल दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने वाला इंसान है और कृतिका एक नंबर की ड्रामेबाज। क्या पता वर्क प्लेस पर उसने कितने लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया होगा। मुझे लगता है क्योंकि वो उसकी एम्प्लॉय है, इसलिए वो बार बार उसकी मदद करने आ जाता है। लेकिन बड़ी दी में कुछ तो बात है। उन्हें ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ज्वाइन किए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और इन कुछ दिनों में ही वो कंपनी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि उन्हें इस स्पेशल इवेंट को अटेंड करने के लिए इनवाइट कर दिया गया। और एक तरफ हम लोग हैं जिन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है।
सोनाली ने अपनी नजरें झुकाते हुए मायूसी से कहा। कौन सी बात, वो बस साजिश करना जानती है। सौमिता ने अपनी होठ सिकुड़ते हुए कहा। नहीं तो कौन सी कंपनी ऐसी है जो किसी न्यू कमर को इतनी खास अपॉर्चुनिटी देगी? वीरेंद्र, क्या तुम्हारी कंपनी ऐसा कुछ करती? बिल्कुल भी नहीं। न्यू कमर्स को काफी कुछ सीखना होता है और ऐसा करके आप सीनियर्स के साथ नाइंसाफी करते हैं। जितना ज्यादा वीरेंद्र कृतिका के बारे में सोच रहा था, उतना ज्यादा वो उस पर गुस्सा होते जा रहा था। उसने मुझे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया है। हमें पता भी तो नहीं कि वो कंपनी में करती क्या है। सौमिता ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। वीरेंद्र, क्या तुम्हारे पास कोई सोर्स है जिससे तुम कृतिका के कलीग से कांटेक्ट कर उससे उसके रियल काम के बारे में कुछ पता कर सको? वीरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं कुछ लोगों को इस काम पे लगाता हूँ, चैरिटी इवेंट प्लेस पर। भले ही सूरज को उसकी एक्स वाइफ को लेकर चल रहे स्कैंडल के कारण बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं दी गई थी, फिर भी उसके पास एक अच्छा मौका था। इवेंट के एंड में ग्रुप फोटो में सबके साथ आने का। कृतिका ने काफी धीमी आवाज में सूरज से कहा। एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर बाद जब आप फोटो शूट के लिए स्टेज पर जाएंगे तो स्टेज के सेंटर में मत जाइएगा। अभी के जो हालात थे उसके हिसाब से सूरज का सेंटर से कुछ पीछे की रो में खड़े रहना ज्यादा बेहतर होता, और पीछे की रो में भी उसे सेंटर में ना रहकर थोड़ी साइड में रहना चाहिए था। हर साल इवेंट नाइट के एंड में ग्रुप फोटो शूट के समय स्टेज के सेंटर में जगह पाने के लिए अक्सर सेलिब्रिटीज के बीच फाइट होने लगती थी। ऐसा ज्यादातर फीमेल सेलिब्रिटीज के बीच होता था। कुछ इनोसेंट बनने की कोशिश करते थे, कुछ बेवकूफ, और कुछ सीधे सीधे एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लग जाते थे। ऐसे में स्टेज का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता था। क्यों, आपने देखा था ना, रेड कार्पेट पर किसी भी रिपोर्टर ने मुझसे एक भी सवाल नहीं किया, और अब अगर ग्रुप फोटो शूट के दौरान मैं सेंटर में नहीं रहा तो कोई मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। भले ही सेंटर पोजीशन के लिए फाइट करना कोई अच्छी न्यूज नहीं, लेकिन फिर भी ये एक न्यूज तो होगी, और शायद ये न्यूज टॉप 10 ट्रेंडिंग न्यूज में भी जगह बना ले। सूरज ने सवाल तो पूछा था, लेकिन साथ साथ उसने अपनी बेचैनी भी कृतिका को बता दी थी। किसी बड़े इवेंट में फाइट को लेकर पॉपुलर होना आपके किसी काम नहीं आएगा। कृतिका ने सूरज की सोच पर निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैंने इस बात पर खास ध्यान दिया है। हर साल सेलिब्रिटी ग्रुप फोटो शूट के दौरान आप सब आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इससे कई बार या तो स्टेज से ही बाहर हो जाता है कोई, या बाकी के सेलिब्रिटीज के बीच छिप जाता है या गायब हो जाता है। उस पल में आपको सेंटर स्टेज में जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको किसी ऐसी फीमेल सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट करना है जिसे इंडस्ट्री के साथ साथ आम पब्लिक भी पसंद करती है, और जो ऐसी ग्रुप फोटो में अच्छी जगह पाने के लिए किसी से झगड़ा नहीं करती। जब आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त मैं आपकी कुछ फोटो खींच लूंगी और फिर उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दूंगी। अपनी बुरी बिहेवियर को लेकर न्यूज में ट्रेंड करने से बेहतर होगा कि आप अपने अच्छे बिहेवियर को लेकर ट्रेंड करें। इससे आपकी इमेज सुधरेगी और लोगों के मन में आपको लेकर बनी बुरी इमेज खत्म होने लगेगी। धीरे धीरे वो सब आपको पसंद भी करने लगेंगे। इस वक्त हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे लोग आपको बुरा समझने लगे, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपसे जुड़े स्कैंडल को लोग धीरे धीरे भूल जाएं। अंडरस्टूड। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। सूरज ने सहमति में सिर हिलाया। भाभी, आपको भी एंटरटेनमेंट सर्कल में आना चाहिए। काश कि ऐसा कुछ हो पाए। कृतिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को ठुकरा दिया। ना ना, मैं बैक स्टेज प्लान्स बनाकर ही खुश हूँ। रही बात ऑन स्टेज वर्क की, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्टिंग की ABC भी आती है। जब फाइनल ग्रुप फोटो खिंचवाने का टाइम आया तो स्टेज पर जाने से पहले सूरज ने कृतिका को भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जिस फीमेल सेलिब्रिटी पर सूरज की नजर गई वो कुछ खास बुरी नहीं थी। उसकी इमेज बहुत ही साफ थी। ना ही वो आज तक किसी स्कैंडल में फंसी थी और ना ही किसी के साथ उसका कोई झगड़ा था। आम लोग उसे उसके शांत स्वभाव के लिए काफी पसंद करते हैं। उसे सेंटर में जगह दी गई, लेकिन उस जगह को पाने के लिए होने वाले झगड़े के कारण वो बाकी सेलिब्रिटीज की भीड़ में दब सी गई।
पहले से उस पर नजर गड़ाए सूरज ने बिल्कुल कृतिका के कहे अनुसार काम किया। उसने उस फीमेल सेलिब्रिटी को वहां हो रही धक्का मुक्की से बचाकर उसे उसकी जगह पर पहुंचने में हेल्प की और फिर शांति से सेंटर स्टेज के 3 रो पीछे जाकर कोने में खड़ा हो गया। उस मौके का फायदा उठाकर कृतिका ने तुरंत सूरज की कुछ तस्वीरें खींच ली। उसके बाद उसने अपने रिपोर्टर दोस्त अनिरुद्ध को वो तस्वीरें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दी, जो उसके कहे अनुसार सोशल मीडिया पर तुरंत उन तस्वीरों से सूरज की अच्छे इमेज को लेकर आर्टिकल पब्लिश करने लग गया। उस दौरान सेंटर पोजीशन को पाने को लेकर होने वाला झगड़ा भी हमेशा की तरह ट्रेंड करने लगा, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं था क्योंकि ये झगड़ा हर साल होता था। दूसरी तरफ सूरज का हेल्पिंग बिहेवियर उस मोमेंट के लिए बिल्कुल नया था। इस वजह से पल भर में वो टॉप 10 ट्रेंडिंग न्यूज की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। इवेंट के शुरू होने से पहले सूरज के अंकल, जो कि ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर भी थे, को उसके इवेंट में पार्टिसिपेट होने को लेकर शक था। उन्हें लग रहा था कि चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से सूरज की बिगड़ी इमेज में कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन अपने भतीजे के अच्छे नेचर को लेकर ट्रेंड कर रहे न्यूज को देखने के बाद सूरज के अंकल जतिन आहूजा ने सीधे निखिल को कॉल किया। निखिल, क्या सूरज से जुड़े आज के ट्रेंडिंग न्यूज में कृतिका का हाथ है? एक्चुअली में जतिन अंकल को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई थी कि सूरज के कमबैक प्लान के लिए निखिल ने कृतिका, जो कि एक न्यू कमर थी, उसे असाइन किया था। वो कैसे किसी न्यू कमर को वो केस हैंडल करने दे सकता था जिसके पास पब्लिक रिलेशन के काम करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उन्हें ऐसा भी लगने लगा था कि उसके भतीजे का कमबैक निखिल के लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए उसने अपने किसी नौसिखिया एम्प्लॉय को वो काम दे दिया है। लेकिन सूरज के इवेंट से रिलेटेड न्यूज को लेकर सोशल मीडिया पर मिल रहे लोगों के पॉजिटिव रिएक्शन को देखने के बाद उन्हें भी लगने लगा कि निखिल की चॉइस गलत नहीं थी। हर कोई सूरज की जेंटल बिहेवियर की तारीफ कर रहा था। उन खबरों को देख जतिन अंकल तुरंत समझ गए कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए हुए उन्हें कई साल बीत चुके थे और इतने सालों में वो ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि कोई भी न्यूज यूं ही अपने आप ट्रेंड करने नहीं लगती, बल्कि उसके ट्रेंड करने के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। किसी न्यूज के इतनी तेजी से हर जगह फैलने का कारण पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग होते हैं। करेंटली निखिल के ऊपर जतिन अंकल के साथ साथ बाकी के शेयर होल्डर्स का काफी ज्यादा प्रेशर था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सबके फैसले के खिलाफ जाकर उनकी नाराजगी झेलते हुए ये केस कृतिका को हैंडल करने के लिए दिया था। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि कृतिका ये काम आसानी से कर लेगी। और अब जतिन अंकल का खुद कॉल कर कृतिका की तारीफ करना उसे बड़ा ही प्राउड फील करवा रहा था। उनकी बातें सुनकर निखिल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो अपने अच्छे काम से हमेशा लोगों का मुंह बंद कर उन्हें अपनी अहमियत का एहसास दिलाती थी। निखिल ने फोन पर प्राउड होकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये सब कुछ कृतिका ने ही किया है। ये पूरा आइडिया उसी का था। तो फिर कृतिका को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब से सूरज के कमबैक को पूरी तरह से वही हैंडल करे तो बेहतर होगा। जतिन अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसके काम से बहुत खुश हूँ। मेरे पर्सनल नाम को यूज कर उसे एक अच्छा रिवॉर्ड जरूर देना। जरूर, आप चिंता ना करें, कहते हुए निखिल ने फोन कट कर दिया। उसके बाद वो कृतिका की तरफ पलटा, जो उसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। फोन पर सूरज के अंकल थे। उन्होंने तुम्हारी तारीफ की है और कहा कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। हालांकि कृतिका अब तक जतिन आहूजा से मिली नहीं थी, लेकिन अपने काम के लिए उनके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनना उसके लिए एक बड़ी बात थी। कृतिका जानती थी कि न्यू कमर को सूरज का केस असाइन करने के कारण निखिल काफी प्रेशर में है, इसलिए ये उसके लिए काफी जरूरी था कि वो इस केस में अच्छे रिजल्ट्स दे। वो निखिल को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती थी। इवेंट लगभग 12:30 बजे खत्म हुआ और वहां से हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते निखिल और कृतिका को
रात के 1 बज गए थे। क्योंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए निखिल ने डिसाइड किया कि वो अनुराधा आंटी से मिलकर उनकी नींद खराब नहीं करेगा। हॉस्पिटल में दोनों के लिफ्ट के अंदर आने के बाद उसने 4th फ्लोर का बटन दबा दिया। दरवाजे के बंद होते ही निखिल कृतिका को उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। नींद से भरी कृतिका की आंखें उन सरप्राइज किसेस की बौछार से फैल गई। ये आदमी नहीं, एक भूखा भेड़िया है। बस 2 पल इसके साथ अकेले रहने की देर है कि ये तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। इससे पहले कि वो उसे खुद से दूर धकेलती, वो खुद उससे 2 कदम पीछे हट गया। कृतिका के हाथ हवा में ही रह गए। ये उसके लिए एकदम ऑकवर्ड था। अंत में उसने निखिल को उसे ऊपर से नीचे तक एक टक घूरते हुए देखा। आज मुझे तुम्हें अच्छे से देखने का मौका ही नहीं मिला। तुम सच में एकदम बवाल लग रही हो। ये सुनते ही कृतिका को एक ही वक्त में शर्माहट, खुशी, प्यार और अपनेपन का एहसास हुआ। दूसरी तरफ उसी पल में उसके प्यारे, हैंडसम, बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और मीठी मीठी बातें करने वाले उसके बॉयफ्रेंड ने उससे रोमांटिक बातें फ्लर्ट करने के अंदाज में कही थी। ये कृतिका के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। लव। कल सुबह जब माँ डिस्चार्ज हो जाएगी, तब मैं तुम दोनों को पिक करने आऊंगा। निखिल की आवाज उस वक्त कुछ ज्यादा ही मदहोश कर देने वाली हो गई थी। उसकी धीमी और मैग्नेटिक आवाज ने कृतिका के पूरे बदन को ठंडे हवा के झोंके की तरह सिहरा दिया। खुद पर काबू पाते हुए कृतिका ने कहा, आज से पहले तुम मेरी माँ को आंटी कहते थे ना? अचानक से वो उसकी माँ को आंटी की जगह माँ कहकर क्यों पुकारने लगा? ये सब कुछ ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा है। इसके अलावा वो उन्हें ऐसे माँ बुला रहा था जैसे वो हमेशा से उन्हें माँ ही बुलाता आया हो। अचानक से कृतिका को एहसास हुआ कि निखिल उस तरह का इंसान है जिसे कुछ भी बोल लो, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निखिल ने कृतिका से कहा, तुम्हें शेखर की कही बात याद नहीं, जिसे भी हम अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं? वो एक तरह से हमारा परिवार बन जाता है। मेरे सारे दोस्तों ने शादी करने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किससे शादी करनी है। इसलिए उन्होंने शादी करने से पहले ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को हमारे ग्रुप में ऐड कर लिया। यानी जब उन्होंने एक बार तय कर लिया कि उन्हें किससे शादी करनी है, तो उसके बाद वो कभी उनसे ब्रेकअप नहीं करते हैं। मैं भी उनके जैसा ही हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो अगर मैं अभी से तुम्हारी माँ को माँ कहकर बुलाऊं, तो उसमें हर्ज क्या है? कृतिका को लगा कि जैसे उसका दम घुट रहा है। वो उसकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे निखिल उसके साथ ये सब फोर्सफुली कर रहा है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है, फिर अचानक से बात शादी को लेकर क्यों होने लगी? निखिल ने कृतिका के मन को पढ़ने की कोशिश करते हुए उसे घूरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? कृतिका हैरान रह गई। ज्यादातर इस तरह की बातें लड़कियां करती हैं, है ना? सच बताओ, क्या तुमने सच में मुझसे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा? निखिल ने कृतिका के एकदम नजदीक आकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, कृतिका ने निखिल के सीने पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, जिसके हाथ पहले ही उसे चारों तरफ से घेर चुके थे ताकि वो उससे कहीं दूर न जा सके। मुझे बस इतनी दूर तक कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। निखिल ने अपना सिर झुकाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तो अब सोचना शुरू कर दो। एक हल्का प्यार भरा किस जिसमें कृतिका के लिए अपनापन कूट कूट कर भरा हुआ था। निखिल ने भारी आवाज में उन दोनों के फ्यूचर को डिसाइड करते हुए कहा, वैसे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, शादी तो हम करके रहेंगे। उसकी बात सुनकर कृतिका पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, और जब निखिल ने उसके चेहरे पर आए मासूमियत भरे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखा, तो वो उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी। लिफ्ट 4थी मंजिल पर आ चुकी थी, जिसका दरवाजा खुला छोड़ निखिल कृतिका के साथ लिफ्ट से बाहर निकला ताकि लिफ्ट वापस नीचे ना चले जाए। चलो अब जाओ, मैं कल सुबह आता हूँ। ठीक है, कृतिका ने क्यूट सा रिप्लाई किया। फिर उसने देखा कि निखिल वापस लिफ्ट के अंदर जा ही नहीं रहा है।
उसकी तरफ जब वो हैरानी से देख रही थी, तब उसने अपने गाल की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, मुझे किस नहीं करोगी? कृतिका से कुछ बोलते नहीं बना। अभी लिफ्ट में न जाने कितनी बार उसने उसे किस किया था, फिर अब उसे किस क्यों चाहिए? लेकिन निखिल ने मासूमियत से कहा, ये अलग है, अब मैं जा रहा हूं ना, तो तुम्हें मुझे गुड बाय किस तो करनी चाहिए ना। कृतिका के पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो झट से अपना पैर उचकाते हुए अपने अंगूठे पर खड़ी हुई और फिर उसने एक लाइट किस निखिल के गालों पर करते हुए कहा, रास्ते में अपना ध्यान रखना। निखिल के वापस से लिफ्ट में चले जाने के बाद कृतिका रेलिंग के पास जाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने लिफ्ट से निकलकर निखिल को हॉस्पिटल से बाहर जाने वाले गेट की तरफ जाते देखा। अचानक से आगे बढ़ता निखिल रुक गया और फिर पलटकर उसने चौथी मंजिल की ओर अपना सिर उठाकर सीधे कृतिका को देखा। उस वक्त एक पल के लिए कृतिका का दिल धड़कना भूल गया। वैसे निखिल की पीठ कृतिका की तरफ थी, फिर भी वो अचानक से ऐसे पलटा जैसे उसे मालूम था कि उसे वो देख रही है। दोनों एक दूसरे को दूर से ही देखे जा रहे थे। जब उनकी नजरें एक दूसरे से मिली तो अचानक से एक साथ उन दोनों के दिल में कोई भूचाल सा आ गया। कृतिका ने तुरंत अपने दिल को अपने हाथों से कवर कर लिया। उसे लगा मानो अचानक से बढ़ी उसकी धड़कन के कारण कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। ठीक उसी पल निखिल ने अपना हाथ उठाकर उसे बाय किया। कृतिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसका हाथ भी अपने आप उठकर उसे बाय करने लगा। वो तब तक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर देखती रही जब तक कि निखिल फाइनली वहां से चला नहीं गया। उसके बाद वो गलियारे से होते हुए अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। बलवंत और शेरा वहीं बाहर की सोफे पर गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए कृतिका ने उन्हें जगाना सही नहीं समझा। लेकिन किसे पता था कि अंधेरे में खड़ी उसकी माँ वहीं दरवाजे पर खड़े रहकर उसे